अच्छा बच्चों ठीक है, अच्छा ठीक समझ आ रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, समझ में आ गया होगा। तो एक कॉलोनी में उसको हम क्या बोल सकते, सैक्रोमाइसिस। तो आपने देखा कि इससे हम ब्रेविस्ट बोल सकते हैं। और इस एथिल अल्कोहल का यूज आप लोग जानते हैं कि क्या क्या बनाने में करते हैं, शराब बनाने में करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं, इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में भी करते हैं, औद्योगिक कल कारखानों में इसका यूज किया जाता है। तो और एथिल अल्कोहल का सबसे, अगर आप यूज करेंगे तो बच्चों इसका यूज किसमें भी किया जा रहा है, ईंधन, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में अल्कोहल मिलाकर भी हम उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, ओके, जिसे हम लोग बायो या पेट्रो प्लांट के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे देखेंगे। अब ये मैंने आपको बता दी बच्चों, ये तो समझ आ गया आपके। अब हम अगला यूज जा रहे हैं। अगला यूज हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों का यूज। अब इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम पढ़ ही रहे, ऐसी बात नहीं है, और वो है बच्चों बायोगैस। बायोगैस या फिर बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है बच्चों, गोबर गैस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गोबर गैस बनाने में किसका यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी गोबर गैस बनाने में अगर बात हम करें, गोबर गैस बनाने में हम किसका यूज कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का। तो पहले बात तो आती है गोबर गैस क्या चीज है, ओके, और गोबर गैस क्या है। तो ये सिंपल बात कि गोबर गैस बनाने में हम किन का यूज करते हैं, क्या चाहिए। और हम जानते हैं कि गोबर गैस एक उत्तम क्वालिटी का ईंधन है। और ईंधन क्या होना चाहिए बच्चों, उत्तम क्वालिटी का। कैसे, पहली बात तो सस्ता हो, नवीनीकरण हो, कम प्रदूषण, यानी प्रदूषण की दृष्टि से अगर बात हम करें तो कम प्रदूषण करने वाला हो, ताप और ऊष्मा ज्यादा देने वाला हो, समझ आ रहा है, उच्च ताप यानी यूं करें कम धुआं और कम राख देने वाला हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवीनीकरण, जिसे लंबे समय नहीं बल्कि कम समय के बाद उसे दोबारा प्राप्त किया जा सके। आप मेरी बात समझ तो रहे ना बच्चों, देखो कम से कम 8 बच्चे वापस से डिस्कनेक्ट हो गए। खैर अब तो उनकी बात ही नहीं हो पा रही है, आप लोग तो कनेक्ट है। मैं बता रहा हूं आपको बायोगैस क्या चीज है, एक बार सुनो इसको। जो बायोगैस का सबसे ज्यादा यूज हम करते बच्चों, बायोगैस एक उत्तम क्वालिटी का ईंधन है। और अगर बच्चों थोड़ा सा आपको मेमोरी अगर आपको याद आ रही, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोयला पढ़ा होगा, कोयला जो लिग्नाइट पिट सुना आपने, लिग्नाइट का नाम सुना आपने, लिग्नाइट का है। तो ये कोयला है। तो यस सर, बिटुमिनस पिट, यस मैंने पढ़ा ना आपने, बिटुमिन लिग्नाइट याद है। तो वहां पर यस सर, 8वीं क्लास छोटे बच्चों के लिए कि ईंधन यानी उत्तम ईंधन की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सर उत्तम ईंधन क्या होगा, यानी व्हाट आर द मेन क्वालिटी ऑफ द हायर, एक अच्छी ईंधन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं वही तो बता रहा हूं, नंबर 1 वो सस्ता होना चाहिए। वह पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि, क्योंकि हम जानते हैं ईंधन का यूज हम करते हैं खाना बनाने, फैक्ट्री में करते हो ना बेटा। तो आप जानते हो कि ईंधन के रूप में हम लोग लकड़ी का, कोयले का, एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलता, डामर, चारकोल कई का यूज करते हैं। लेकिन ये इनका यूज हम करते हैं तो ये क्या छोड़ते हैं, क्योंकि समय क्या है, कार्बन। और कार्बन आप जानते हो, कार्बन ऐसे कार्बन का ऑक्सीजन होने से क्या बनेगा, या तो CO2 या फिर CO, सब जानते हैं। और साथ में क्या निकलती है बच्चों, स्मोक निकलती है। और साथ ही क्या प्राप्त होती है, हीट होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ईंधन का यूज हम करते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है क्या, यस। जैसे पेट्रोल डीजल की बात कीजिए आप लोग, इसकी जगह में सीएनजी का प्रयोग करने लगे, ऐसी बात नहीं है। तो ईंधन ऐसा होना चाहिए जो कैसा बच्चों, उच्च क्वालिटी का, जिसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, सस्ता, आसानी से उपलब्ध। नंबर 3 नवीनीकरण हो सके। नंबर 4 पर्यावरण की दृष्टि से कैसा हो, पर्यावरण की दृष्टि से कम हानिकारक हो। और आप जो बायोगैस की बात कर रहे हैं, तो बायोगैस में बच्चों ये सारे गुण हैं, यानी बायोगैस हैज ऑल क्वालिटी ऑफ हायर फ्यूल। यानी बायोगैस एक उच्च ईंधन क्यों है, क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं जो एक उच्च ईंधन में होने चाहिए। तुम लिख रहे हो मेरे साथ या नहीं लिख रहे हो, अब तुम्हारी शक्ल दिखती नहीं है, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। अरे लिख तो रहे हो क्या, लिख रहे हो क्या। हाँ सर, तो वीडियो को चालू करके रखो जिसे पता लगता रहे। तुम सारे बच्चे आजकल तो नालायक हो रहे हो। साक्षी शर्मा कहें, वेयर आर यू साक्षी, इंदिरा मीणा,
पिंकी यादव, ये माउस में तुम्हारी तरह ये चलता भी नहीं है। क्षितिज, इंद्रा, मीणा, लक्की, खुशबू, कोनिका, कुमावत, रात। चलो ठीक है, आप लिख रहे हो ना। अब जो बायोगैस की परिभाषा लिखकर मैं इसको खत्म कर रहा हूं। ओके, हालांकि अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ पूरा। अब देखो बायोगैस क्या है बच्चों, सुना आराम से, ये तो कन्फर्म हो गया। बायोगैस की परिभाषा समझ में आ जाएगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। बायोगैस क्या, देखो कृषि अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट, जो नाम यार गोबर, पशुओं के गोबर से बनाई जाने वाली गैस। और हम जानते हैं पशुओं का जो गोबर होता है बच्चों, वो क्या होता है, उनका फैसेज या स्टूल होता है। जैसे मानव मल, वैसे पशुओं के मल को हम गोबर बोलते हैं। लेकिन पशुओं का जो गोबर होता है बच्चों, वो दोहरा उपयोगी है। उसका यूज हम ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, और खेत में उर्वरक या खाद के रूप में भी करते हैं। लेकिन अगर हम गोबर के खाद को खुले में इकट्ठा करेंगे तो गोबर के खाद में अनोक्सी बैक्टीरिया होते हैं, सुनना इसको, अवायवी बैक्टीरिया होते हैं, मैथनोजन। विच बैक्टीरिया इज अकर इन गोबर? तो मैं बोलूंगा मैथेनोजन बैक्टीरिया। कौन सा बच्चों? मैथेनोजन इज एन एरोबिक बैक्टीरिया इज विच अकर इन एनिमल्स वेस्ट, यानी जंतु के वेस्ट में पाया जाता है। तो सिंपल जो नाम यार है, पशुओं के गोबर से बनाया जाने वाला। अब मैं इसमें ऐड और कर रहा हूं कृषि अपशिष्ट। और कृषि अपशिष्ट जानते हो क्या होता है बच्चों? कृषि अपशिष्ट क्या होता है? एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है बच्चों? फसल का जड़, तना, पत्ती, सूखा जो जमीन में रह जाता है ना, फसल को काटने के बाद में फसल की पत्तियां, टहनियां, फल, फूल और जड़ें जो मृदा में रह जाती है, उन्हें इकट्ठा करके क्या बनाते हैं हम लोग? कृषि अपशिष्ट। सुना होगा आप लोगों ने, सुन लो बच्चों। तो पशु और कृषि, इन दोनों अपशिष्टों से, पशु और कृषि अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से सूक्ष्म जीवों की किण्वन या अनोक्सी श्वसन क्रिया से निर्मित गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण जिसका उपयोग ईंधन और प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है, गोबर गैस कहलाती है। अब मुझे लगता नहीं तुमने लिखा होगा इतना सारा मैंने बोला। तो गोबर गैस ये तो पता लग गया कि एक बार आप लोग इसको समझ भी लेंगे कि कृषि, और आप जानते बच्चों कृषि के अंदर आप सभी, ऐसी बात नहीं हम लोग सारे के सारे बच्चे कृषि अपशिष्ट, और एक होता है बच्चों पशु अपशिष्ट। और पशु अपशिष्ट को हम जानते हैं, एनिमल वेस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गोबर। ओके। और कृषि अपशिष्ट में क्या होता है बच्चों? जड़, तना, पत्ती, टहनियां, है ना, ठूंठ जो मृदा में रह जाते, खेत में रह जाते हैं, जिन्हें फसल बोने के लिए किसान क्या करता है? इकट्ठा करके जलाता है। ठीक है सर, हम उन्हें खरपतवार भी बोल सकते हैं ना? है सर, खरपतवार भी बोल सकते हैं ना उन्हें? खरपतवार भी कह सकते हैं, लेकिन खरपतवार अपने आप में आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। वैसे खरपतवार अपने आप में एक वो अनावश्यक फसल है, अवांछित फसल है, जिसे कोई भी किसान नहीं चाहता। वह अवांछित फसल जो अवांछित समय और अवांछित फसल के साथ उगती है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार भी कृषि वेस्ट ही एक ही बात है। इन सबको अगर हम इकट्ठा करें, सुनो एक बार, इन सब, क्योंकि हम जानते हैं इन सभी कृषि अपशिष्ट की बात करेंगे, जड़, तना, पत्ती, अब मेरे साथ लिख रहे होंगे, यानी आपकी फसल का जड़ है, तना, कौन सा जड़? फसल काटने के बाद ऐसा मत करना कि तुम खड़ी फसल को उखाड़ लो कहीं, ऐसा मत करना भाई, खड़ी फसल को नहीं, फसल काटने के बाद जो खेत में जो आपकी जड़ें रह गई है, ठीक है, पत्तियां, टहनियां, खरपतवार, इन सबको इकट्ठा करके, तो इसमें क्या होगा? जड़, तना है, पण है, या आदि, समझ आ रहा है, फल, जो भी, इन सब में क्या मौजूद है बच्चों? इन सब में क्या मौजूद है? कार्बनिक पदार्थ। एक ध्यान, इन और साथ गोबर में कार्बनिक पदार्थ है। और गोबर जनरली, गोबर जो पशु का अपशिष्ट है, जिसमें एक्चुअली बच्चों कौन सा पदार्थ यूज कर सकते हैं? सेलोज होता है। ओके। और सेलोज का पाचन करने वाला बैक्टीरिया होता है मैथेनोजन। मैथेनोजन, ये ध्यान देना। तो गोबर में मैथेनोजन बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है, मैथेनोजन।
और ये बैक्टीरिया आपको मालूम होना चाहिए कहां पर मिलेगा आपको, आपकी जो गाय भेड़ बकरी ना कैटल्स के किस में मिलेगा, स्टोमक में। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात में जो बता रहा हूं, क्योंकि हमारे शरीर में तो सेलुलोज को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, ये तो मालूम होगा आपको। इसीलिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन में सेलुलोज अगर है तो उसका डाइजेशन बहुत कम होता है और उसे हम अपचित मल के रूप में निकालते हैं। लेकिन मवेशी जो होते हैं गाय भेड़ बकरी आदि के आमाशय या आरनाल में अपेंडिक्स विकसित पाई जाती है, ये ध्यान दोगे। अदरवाइज या यू अदर हैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी अगर हमारी बात हम कर सकते हैं तो यू कैसे देर आर ए रेस्ट्यूगल ऑर्गन एज ए अपेंडिक्स, वो हमारे रेस्ट्यूगल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, वेस्ट्यूगल के रूप में होती है। तो पशुओं के आमाशय में, और पशु ज्यादा जनरली क्या करते हैं बच्चों, चारा, और चारा क्या है, पादप, और पादपों की कोशिकाओं में क्या है, अरे पादपों की कोशिका भित्ति में क्या नालायकों, सेल वॉल, और सेल वॉल किसे बनी हुई है, सेलुलोज। तो पशु द्वारा खाए गए चारे में सेलुलोज है ना, और उसी सेलुलोज को बचाने के लिए उनके आमाशय में क्या पाया जाता है, ये मेथनोजन बैक्टीरिया, मेथनोजन। ये क्या करेगा जो सेलुलोज का किसमें पाचन करेगा, मेथेन के अंदर, किसमें, मेथेन और CO2, सुन रहे हो। इसीलिए पशु द्वारा त्यागे गए गोबर में सेलुलोज, अपचित सेलुलोज भी है, मेथेन भी है और CO2 भी है, और ये बैक्टीरिया। अगर इसी गोबर को अगर हम लोग गोबर गैस संयंत्र में प्लांट, एक विशेष प्रकार का प्लांट होता है, प्लांट मतलब एक यूं कह सकते हैं एक फैक्ट्री जैसा तो नहीं बोलूंगा, एक प्लांट होता है जिसे गोबर गैस संयंत्र बोलते हैं, उसमें अगर हम इस गोबर को जमीन के नीचे दबाकर सड़ाएंगे तो उससे कौन सी गैस बनेगी, गोबर गैस। क्योंकि गोबर गैस जनरली है क्या चीज, मैं आपको ये तो कहूं गोबर की गैस ही बल्कि मिश्रण गैस होगा, उसमें कौन कौन सी गैस होती है, मेथेन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में H2S। अब बताओ सर ये क्या है, द कंटेंट ऑफ गोबर गैस। तो आप, मैं ये तो कह रहा हूं पशु द्वारा त्यागे गए गोबर को अगर हम खुले में इकट्ठा करते, जनरली ये करते हैं, और उसी गोबर को इकट्ठा करके हम खेत में डालते हैं। लेकिन गोबर को अगर हम खुले में इकट्ठा करेंगे हमारे घर के आसपास, तो बच्चों जनरली गोबर में कौन सी गैस निकल रही, CO2, और यही गैसें ये आपके एनवायरमेंट में जाकर, इन्हें एनवायरमेंट जाकर ये सारी गैसें आप जानते हैं, सभी की सभी गैसें क्या बनती है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये सबसे सबकी सब कौन सी गैसें भी कहलाती है, ग्रीन हाउस गैस। मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे गोबर से प्रदूषण होता है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, अगर गोबर को या पशु अपशिष्ट को या कृषि अपशिष्ट को खुले में डालेंगे तो डेफिनेटली उसका फर्मेंट होगा, अरे फर्मेंटेशन होगा ना। नहीं समझ आ रहा, अरे बच्चों आवाज आ रही सब तक, यस सर। मैं कह रहा हूं अगर हम पशुओं के अपशिष्ट को या मानव मल को या कृषि अपशिष्ट या पशु अपशिष्ट को खुले में अगर हम लोग डालते हैं, जब ये बात हमारे को लागू होती है कि खुले में मल त्याग सोच नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बात पशुओं को लागू होती है, हाँ, लेकिन पशुओं के लिए शौचालय तो नहीं बना सकते, लेकिन पशु द्वारा त्यागे गए मल को इकट्ठा करके हम गोबर गैस संयंत्र में अगर डालेंगे, राइट, तो इससे क्या होगा, हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण नहीं होगा, गोबर गैस प्राप्त होगा। और गोबर गैस का यूज हम ईंधन के साथ साथ, ईंधन जो आप जो LPG के दाम देखो 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, तो हम उसका यूज बहुत सस्ते दामों में 200-250 का सिलेंडर आ जाएगा, इतना सस्ता पड़ता है, इतना सस्ता। और इसका फायदा क्या होगा कि गोबर से होने वाली बीमारियां, गोबर से होने प्रदूषण नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमने गोबर को इकट्ठा नहीं किया। और आप ये भी जानते हो कि गोबर में जनरल पहले से क्या गैस मौजूद है, ये गैस CH4 और ये CO2, और ये दोनों गैस आपके एनवायरमेंट में जाकर क्या बन जाती है, ग्लोबल वार्मिंग गैस बनती है, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो अगर इस गैसों को हम वायुमंडल में छोड़ने के एवज में हम किसी गैस टैंक में इकट्ठा करेंगे तो ये गैस क्या बन जाएगी, गोबर गैस। तो गोबर गैस बनने से फायदा होगा क्या, एक तो अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात हमें सस्ता, टिकाऊ और उपयोगी ईंधन मिलेगा। और अगर हम गोबर को खुले में रखते हैं तो खुले में रखने से क्या नुकसान हो रहा है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि गोबर में ऑलरेडी क्या कंसिस्ट है बच्चों, मैं बोल तो रहा हूं ये बैक्टीरिया और ये सब मौजूद है। और गोबर को जब खुले में इकट्ठा छोड़ते हैं, ये इकट्ठा करते हैं, तो गोबर में मौजूद गैस से निकलकर कहां जाएगी, एयर में जाकर वो क्या करेगी, सनलाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी,
और एब्जॉर्ब करेगी तो आपकी प्रतितापन क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का आप देखिए, मैं क्लास दो, मेरे पसीने आ रहा, ये ग्लोबल वार्मिंग है। बरसात आने के बाद भी आपके इन दिनों का तापमान 40 के आसपास जा रहा है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और वी आर सफरिंग विद ग्लोबल वार्मिंग एवरीवन, आप सब जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या मानव का लाइफ स्टाइल भी है क्या? हाँ, क्योंकि वो कृषि और पशु अपशिष्ट का यूज नहीं करके उसे इकट्ठा कर रहा है। तो ये जानकर लोगों भाई नहीं, तो मुझे अपेक्षा तुम लोग थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर कल बात करते हैं। अब ज्यादा करें मत जो, ये मैंने बता दिया कि गोबर में क्या होता है। गोबर में एपची सेलुलोज होता है, और सेलुलोज पशु द्वारा खाया गया चारा है, अनाज है, ये तुम खिलाते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें सेलुलोज है, और उनके द्वारा उनके आमाशय में कौन सा बैक्टीरिया होता है, जो मैथेनोजन बात है, और दैट इज ए या दिस इज ए अनएरोबिक या अवायवीय जीवाणु होता है, जो सेलुलोज का पाचन करके मैथेन और ये गैस बनाता है। इसलिए पशु द्वारा त्यागे गए गोबर में मैथेन और CO2 है। हमें करना क्या है, इसी गोबर को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी, यानी बताऊंगा कल, एक बड़ा टैंक होता है बच्चों, गोबर का संयंत्र में ऐसा टैंक होता है। उस टैंक में, यहाँ पर कल बताऊंगा इसके, इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, गोबर को डालेंगे, ओके, डालते रहेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 20 दिन, तो गोबर जो भर जाएगा। ये टैंक लगभग यूं कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने गांवों को सप्लाई करनी है। तो इस गोबर गैस संयंत्र में हम गोबर और कृषि अपशिष्ट डालेंगे और डालकर इनको सड़ाएंगे, फर्मेंट करेंगे। फर्मेंट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया मौजूद, मैथेनोजन है। इससे कौन सी गैस बनेगी, गोबर गैस। अभी गोबर गैस बनेगी तो इस गोबर गैस संयंत्र के ऊपर यहीं पर एक क्या होता है बच्चों, गैस टैंक होती है। क्या होती है, ये गैस टैंक है। तो इस गैस टैंक में, यानी कॉमन सी बात है, सॉरी, इसी गैस टैंक में ये गैस ये बनेगी, और गैस बनेगी तो गैस कहीं जाएगी, गोबर गैस टैंक में। इसको इकट्ठा करके हम पाइपों द्वारा इसका निकास या इसका सप्लाई कहां कर देंगे, गांव में कर देंगे। अरे जी पेट्रोल डीजल का नहीं कर रहे हैं क्या, तो हम गांव तक इसकी सप्लाई कर देंगे। ये डिपेंड करता है उदयपुर गांव के अंदर गोबर गैस संयंत्र है, और उस गोबर गैस संयंत्र में माना जा रहा है कि पर डे की, अगर माना जा रहा है पर डे की 1 लाख या 5 लाख लीटर गैस बनती है, तो वो उस पूरे उदयपुर गांव के लोगों को ईंधन के लिए सफिशियंट है। और एक आदमी के दिन का खर्चा मुश्किल की अगर बात हम करूं तो 5 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ेगा, 5 से 10 रुपए। इसका फायदा मैं बता रहा हूं आपको। चलो कल बात करते हैं। ये गोबर का संयंत्र बच्चों, जो ईंट बजरी और सीमेंट से बनी हुई एक संयंत्र होता है, जिसके 4 भाग होते हैं, डाइजेस्टर, गैस टैंक, स्लरी और स्लज टैंक। ये 4 टैंक मिलकर डाइजेस्ट टैंक क्या बना, गोबर गैस संयंत्र बनाते हैं। वी विल रीड टुमारो, कल पढ़ेंगे। अब गोबर गैस की परिभाषा करके खत्म करते हैं, बहुत लंबा चला गया। इस गोबर के बनाने में हम किसका यूज कर रहे हैं, जो ये मैथेनोजन, और मैथेनोजन सूची हुए। और पर्सन क्या हो गया कि क्या गोबर गैस बनाने सूची यूज होता है, तो हाँ ये आपके सामने ये रहा। और इसके लिए बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए, गोबर और कृषि अपशिष्ट। तो पर्सन इसकी प्रभाव लिखो, खत्म करो इसको। अब जो गोबर गैस के अंदर मैथेन गैस सबसे ज्यादा होती है, लगभग 50 से 70% होती है। ये CO2 होती है लगभग 20 से 25%। ये गैस 1 से 2% या 3%। ये भी 1 से, इसको ऐसा कर लो 1 से 2 से 5%, और 1 से 2, और ये बहुत कम मात्रा में, कुछ मात्रा में हो सकता है। ठीक है, अरे बच्चों समझ आ रहा है सबके, या मैं ही बोले जा रहा हूं? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना। अब गोबर गैस की सर आ रहा है। अब बच्चों मुझे तो गोबर गैस और ग्रीन हाउस गैस, इन दोनों में से कौन सी गैस हमें चाहिए, गोबर गैस। क्योंकि जो गोबर गैस में भी यही दोनों है, गोबर गैस में भी यही है और ग्रीन हाउस गैस में भी यही है। अब ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया कि इन, और ग्रीन हाउस गैस में किससे बनती है, गोबर से। तो ज्यादा बढ़िया है कि हम प्रकृति में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि हम जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ईंधन, औद्योगिक कल कारखाने, कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, समझ आ रहा, पेट्रोल डीजल, ऑटोमोबाइल, इनके लिए धुआं। और ये धुआं आगे ऊपर जाकर क्या, कौन सी बात, CO2 आदि गैस है, मैथेन। ये क्या करती है बच्चों, सूर्य से आने वाली लाइट जो किरणें होती है, लाइट वो अल्ट्रावेव की बात है, मतलब आप अल्ट्रावेव आ जाएगा तो हम वैसे मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन लाइट प्रकाश की किरणों का एब्जॉर्ब करके उन्हें पुणे जाने से रोकती है और वापस धरती भेजती है। जैसे आपके 4 व्हीलर गाड़ी के पूरे शीशे बंद कर दो और उस गाड़ी को धूप में खड़ा कर दो, और फिर 2 घंटे बाद जाके गाड़ी के अंदर बैठो, तुम्हें पता लग जाएगा दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग और दैट इज द ग्रीन हाउस। अब तो समझ आ गया कि 4 व्हीलर गाड़ी के शीशों को बंद करके धूप में खड़ा कर दो, क्योंकि ग्लास का व्यवहार और इन दोनों गैसों का व्यवहार एक जैसा है। अब तो समझ जाओ
या नहीं आ रहा? यस सर। हाँ सर आ गया। तो ज्यादा आ गया बढ़िया सर। कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ना करके हम लोग गोबर गैस का बनाएंगे, तो एक तो क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि गोबर पशुपालन होगा, पशु पाले जाएंगे तो पशु पालेंगे तो लोगों को नौकरी दी जाएगी, कोई गोबर को इकट्ठा करेगा, कोई गोबर का परिवहन करेगा, कोई गोबर गैस सेंटर में काम करेगा, कोई गोबर गैस की सप्लाई करेगा, कोई बिल एक, तो इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रदूषण नहीं हो रहा, गोबर से होने वाली बीमारियां नहीं हो रही है। ये तुम्हें पता नहीं इनडायरेक्टली गोबर से बीमारी होती नहीं होती है? होती है, कैसी क्या बात होती है, ये हमें पता नहीं होता। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की घटना नहीं होगी, कम होगी, सॉरी, और अच्छा ईंधन मिलेगा, सस्ता ईंधन मिलेगा। और इस गोबर गैस का यूज बच्चों, हम इसका यूज नॉट ओनली यूज इन फ्यूल या ईंधन, बट आल्सो इट इज आल्सो यूज इन लाइट रिसोर्स। हम इसका यूज लाइट रिसोर्स में भी कर सकते हैं। जैसे आप बताओ, आपके स्टोव में आप कैरोसिन डालते हो, तो उसी कैरोसिन का यूज आप चिमनी में भी करते हैं क्या? हाँ, तो लाइट जाने पर हम लोग कैरोसिन से चिमनी में जलाते हैं, लाइट के लिए जलाते हैं ना। और ईंधन में, लेकिन कैरोसिन एक अच्छा ईंधन नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत प्रदूषण करता है। तो गोबर गैस तो उसकी तुलना बहुत ज्यादा शुद्ध और कम प्रदूषित ईंधन है, क्योंकि इसका यूज एक तरफा या दोहरा है, दोहरा, और आपके सामने है। तो मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया गोबर गैस क्या है। गोबर गैस का संगठन लिखते हुए गोबर गैस का प्रमुख 5 उपयोग और महत्व लिखोगे। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि कल आप इसको कंप्लीट करके लिखो। अब मैं इसको खत्म करूं, गोबर के प्रयोग से लिखो, और तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बार, अब मेरे कहने से कुछ बच्चे तो अपने वीडियो को चालू कीजिए आप, क्योंकि मुझे लगता है अब तुम लोग सो गए जाकर। हाँ, शंकर दिख रहा है, प्रेरणा, विजय, विष्णु, मोनिका, प्रजापत, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात होता, गोबर गैस संयंत्र हमने पढ़ा, कल पढ़ेंगे। अब मैं ज्यादा गोबर करूं तो दिमाग में तुम लोगों के सोचे है ना, तो इसको तो इरेज करो, ओके। अपने माइंड में से वेस्ट मटेरियल को हटाए और इसको कंप्लीट करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? जंतु अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट पदार्थों से सूक्ष्म जीवों की किण्वन क्रिया से निर्मित गैसों के मिश्रण को गोबर गैस कहते हैं। तो गोबर गैस इज नॉट ए सिंगल गैस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ओके। और आपके सामने कि गोबर गैस एक गैस है क्या? नो। इसमें सबसे पहले कौन सी गैस है? मैथेन। और मैथेन किससे मैथेन गैस को ओरिजिन किसने किया? मैथेनोजन ने। और मैथेनोजन ने किससे बनाया इसको? सेलुलोज से। और सेलुलोज कहां है? मवेशियों के आमाशय में, पेट में होता है ना। और इसका अर्थ है मवेशियों के आमाशय में मैथेनोजन बैक्टीरिया है क्या? हाँ। तो बताओ मैथेनोजन बैक्टीरिया यूजफुल है या हार्मफुल है? यूजफुल है। अरे यूजफुल है आपके नहीं है। एक तो आपके मवेशियों में यूजफुल है और एक हमारे लिए यूजफुल है, बना रहे हैं ना। तो परिभाषा लिख लो गोबर गैस की बच्चों। गोबर गैस की परिभाषा लिखकर गोबर गैस का संगठन। अच्छा, विच इज, यानी कि विच इज द हायर परसेंटेज ऑफ गोबर गैस? अरे CH4 मैथेन, ओके। और CO2 दूसरे नंबर पर है, और बाकी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और यू कह सकते हैं देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ मे बी H2S। ये सब मिल गया गोबर। और गोबर गैस का यूज अब सुनो जल्दी जल्दी। नंबर 1 ईंधन में इसका। अच्छा, क्या गोबर गैस का निर्माण हम एक बार करके दोबारा कर सकते हैं क्या? हाँ, बारंबार, क्योंकि रोजाना हमारे घर या आसपास के गांव में जो गोबर इकट्ठा होगा, हम उसको इकट्ठा करके लाके डालते रहेंगे और वो बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या करना है, गोबर गैस सेंटर का जो डाइजेस्टर होता है, बड़ा सा कमरा होता है, बड़ा सा, उसमें डालेंगे और गोबर गैस बनती जाएगी। तो क्या गोबर गैस नवीनीकरण ईंधन है या अनवीनीकरण है? नवीनीकरण है। और पेट्रोल डीजल क्या है? अनवीनीकरण। क्यों? पेट्रोल डीजल को बनने में कितना साल लगा? करोड़ों। अब नया पेट्रोल डीजल हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कब बनेगा बच्चों? 1.5 से 2-3 करोड़ साल बाद। नहीं आ रहा? तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम लोग बच्चों, हम आप लोगों के लिए पेट्रोल डीजल मुझे नहीं लगता कि शायद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की खपत और दाम बढ़ रहा है, राइट। तो हम सबको तो डेफिनेटली साइकिल पर आना पड़ेगा। और हम जानते हैं जितने भी विकसित कंट्रीज है उसमें साइकिल को प्रीफर करती है गवर्नमेंट और वहां के लोग भी, क्योंकि बच्चों साइकिलिंग करने से दोहरा लाभ मिलता है।
एक तो एक्सरसाइज होती है, स्टेमिना हाँ, सर। बढ़ता है, और आपके दैनिक जो खर्चा रोजाना का 100, 150, 200, 500 लगता है। अगर कोई व्यक्ति 4 व्हीलर से जाता है बच्चों, तो आप ही मान के चलो 500 रुपए, 1000 रुपए पर डे लगते हैं अगर वो 15-20 किलोमीटर जा रहा है तो साइकिलिंग तो एक बहुत बेस्ट है। अगर बात हम करें तो सिंगापुर आप जाइए, जापान जाइए, ऐसे शहरों के अंदर देशों में देखोगे। लेकिन हमारे देश में उल्टा सर, हम लोग यहाँ पर क्या, हमारे देश में क्या होता है बच्चों कि पहले आदमी साइकिल चलाकर पैसा कमाने जाता था, याद है ना आपको? साइकिल चलाकर मजदूर सर। आदमी फैक्ट्री जाकर जाता था पैसा कमाने के लिए। आज उल्टा हो रहा है, आज आदमी 4 व्हीलर लेकर जाता है जिम में साइकिल चलाने के लिए, मतलब पैसा खर्च करके साइकिल चलाता जिम में जाकर, और गरीब आदमी साइकिल चलाकर पैसे कमाता है। तो जो कितना ही देश का दुर्भाग्य। तो ऐसा मैंने आपको समझा तो दिया, आप लोग क्या समझ पा रहे होंगे? तो आप लोग इसको पूरा कर लेंगे और कल मिलते हैं गोबर गैस संयंत्र के साथ। तो आप मेरे कहने से एक काम करें, अच्छे बच्चे हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं जितने मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप कल गोबर गैस संयंत्र का चित्र बना के लेके आए, गोबर गैस का 5-6 महत्व लिख के लाए, गोबर गैस का संगठन और गोबर गैस का यूजेज आई गया, और गोबर गैस की डेफिनेशन, और विच बैक्टीरिया यूज द फॉर्म प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ऑफ द गोबर गैस। तो वी कैन राइट मेथेनोजन। ये 10 बार बोल चुका हूं सर, मेथेनोजन। और अगर बोले ये कहां पाया जाता है, यानी वेयर इज प्रेजेंट या वेयर इज अकर द मेथेनोजन, तो आप यू कैन राइट, आप क्या लिखोगे? कर्सिव अपशिष्ट में, मवेशियों के गोबर में, मवेशियों के आमाशय में। ठीक है? क्या ये लकड़ियों में होता है? हाँ। क्या लकड़ी में सेलुलोज है? हाँ सर। अच्छा कोई बता सकता है क्या? तुम सेलुलोज को बता सकते हो क्या? नो सर। नो। जबकि एक छोटी, आपके शरीर से कई करोड़ गुना छोटा एक जीव है जो लकड़ी को चट कर जाता है। बताओ विच, कौन सा? दीमक। दीमक। शाबाश, दीमक। वेरी गुड। क्यों बताओ? क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज। सेल्यूलोज दीमक लकड़ी को बच्चों चट कर जाती है और हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो प्रकृति ने यस सर। हर किसी को एक अलग इंतजाम करके भेजा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। यस, कौन बोल रहे हैं? सर हाँ, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रही है? बोलो। प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो अटक नहीं आता। वीडियो टक टक के चलते हैं। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास में प्रॉब्लम है। अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट सर, मैम जो पढ़ाती है ना वो समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, कौन हाँ, बोल रहा है? सर। साक्षी बोल वो रही है क्या? एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कौन बोल रहा है? नहीं Who is बोलना talking? अच्छे से एक्सप्लेन कर। कौन बोल रहा है? साक्षी। चलो ठीक है, मैं मैम से बात करता हूँ, ठीक है? यस सर। बेटा सभी को समझ नहीं आ रहा है या कुछ को समझ नहीं आ रहा? हाँ सर, हमें भी समझ में नहीं आता। हमें भी नहीं आ रहा। हाँ, अब तो तुम सारे भारतीय हो, तुम एक साथ बोलोगे, आवाज एक उठाएगा और साथ सारे आ जाओगे। ये तुम भारतीयों की यस सर। ये तुम सबकी बात है। मतलब सामने फ्रंट पर एक आदमी आएगा, पीछे फिर सारे आ जाएंगे। चलो अच्छा, बायोलॉजी किन को यस समझ में सर। आती है? सबको आती है सर। नहीं सर आती है। अब कोई बोल रहा है नहीं सर, आती है सर। आती है। तो नहीं का प्रयोग मत करो भाई, हो सकता है कोई आदमी नहीं सुन ले और आगे की बात हाँ, नहीं सुन ले, सर। नहीं मत बोलो। अच्छा तुम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हो, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके, आप सबका बहुत बहुत आभार कि क्लास ज्वाइन करते हो आप लोग। यस सर। यस सर, आभार। बाय बाय।